हेलो प्यारे बच्चों। फाइनली बेटा हमने लास्ट क्लास के अंदर टॉर्क कैलकुलेट करना सीखा था। साथ के साथ एनर्जी कंजर्वेशन रोटेशनल बॉडीज़ के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं वो हमने देखा था। और आज हम लोग बेटा एक कंटिन्यू करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है पहले इसका फील लेते हैं थोड़ा सा। हम लोगों ने पहले इससे पहले पढ़ा था, एक एनएलएम के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, दैट इज़ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, है ना। लीनियर मोमेंटम मैंने पढ़ा था कि लीनियर मोमेंटम बेसिकली अमाउंट ऑफ मोशन पजेस्ड बाय अ बॉडी रिप्रेजेंट करता है। कोई भी बॉडी अगर v वेलोसिटी से चल रही है तो उसके अंदर कितना मोशन है वो हमें लीनियर मोमेंटम बता देता था। जैसे मैं तुम्हें बता दूं कि बॉडी जो है, लेट से एक बॉडी है, v वेलोसिटी से m मास की बॉडी है और v वेलोसिटी से मूव कर रही है। इस बॉडी के पास कौन सा मोशन है? केवल और केवल लीनियर मोशन है ना। और लीनियर मोशन कितना अमाउंट में है उसके लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे? हम कैलकुलेट करते थे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? P इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। वेरी सिंपल, ठीक है। यस, ये तो बात हो गई जब बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही थी, लीनियर मोशन कर रही थी, तब हमने लीनियर मोमेंटम की बात करी थी। लेकिन हम अगर हमारे सराउंडिंग के अंदर देखें तो बहुत सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? रोटेशन मोशन भी कर रहे हैं, है ना। जैसे कि अर्थ सन के अराउंड क्या कर रही है? रोटेशनल मोशन कर रही है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन कर रहा है ना। तो ऐसी बॉडीज का अमाउंट ऑफ मोशन मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोशन को मेजर करने के लिए जिस तरीके से हम लोग यूज कर रहे थे लीनियर मोमेंटम, उसी तरीके से रोटेशनल मोशन को किसी पॉइंट के अबाउट, किसी एक्सिस के अबाउट, पार्टिकल के पास कितना एंगुलर मोमेंट अमाउंट ऑफ मोशन है उसको मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंगुलर मोमेंटम। आई होप बात समझ में आ गई होगी। एंगुलर मोमेंटम का जो सिंबल है वो कैपिटल एल है ना। और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। एक्सियल वेक्टर है बेसिकली। बेसिक डेफिनेशन लिख लेते हैं। जैसे हमने लीनियर मोमेंटम को डिफाइन किया था वैसे ही एक सिंपल तरीके से इसकी एक डेफिनेशन लिखते हैं, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन। इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by the body due to its rotational motion is called angular momentum, ठीक है। यस बेटा, यस। अब हम लोग इसको मैथमेटिकली डिफाइन कर लेते हैं कि मैथमेटिकली किस तरीके से हम लोग एंगुलर मोमेंटम किसी बॉडी का लिखते हैं। यस बेटा। देखो बेटा, सबसे पहले तो इसका एक और डेफिनेशन, मैथमेटिकल फॉर्म वाली डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। मैथमेटिकली it is a moment of linear momentum। यस, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है? इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो समझे। याद हो तो हमने टॉर्क लिखा था R क्रॉस F। और टॉर्क की एक डेफिनेशन और होती है, इसको हम लोग मैथमेटिकल वे में भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, है ना। उसी तरीके से अगर मैं लीनियर मोमेंटम के लिए बोलूं कि इट इज अ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इसका मतलब ये है, मोमेंट का मतलब आर वेक्टर क्रॉस किसका मोमेंट लेना है? हमें लीनियर मोमेंटम का लेना है, तो आर क्रॉस क्या करूंगा? पी वेक्टर करूंगा। जिस तरीके से टॉर्क इज अ मोमेंट ऑफ फोर्स, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम इज अ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हमारे पास इस बात को मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एल वेक्टर इक्वल्स टू आर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। यस बेटा, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई, मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। जैसा कि देख पा रहा हूं बेटा, ये एक कैसी क्वांटिटी आ रही है हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी आ रही है। तो लिखें इट इज अ एक्सियल वेक्टर। जिस तरीके से इट इज अ एक्सियल वेक्टर
और एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करके फाइंड आउट करते हैं। लिख लिए, इट्स डायरेक्शन इज कैलकुलेटेड, इट्स डायरेक्शन is calculated using right hand thumb rule। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल यूज करके निकाल सकते हैं। एक्सियल वेक्टर के बारे में बता दूं कि जिस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी एक एक्सियल वेक्टर है ना, उसी तरीके से ये भी एक एक्सियल वेक्टर है। अच्छा, और टॉर्क के लिए भी हमने निकाली थी डायरेक्शन, है ना, याद आ रही होगी, राइट हैंड थंब रूल यूज करके। उसी तरीके से हम लोग इसकी भी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हो गई बेसिक बातें हमारी, बिल्कुल बेसिक बातें, है ना। अब इसको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट भी लिख सकते हैं क्या? यस, ऐसा यूनिट लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, क्या प्रॉब्लम है यार। ऐसा यूनिट लिखो इसका, ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितनी हो जाएगी? ऐसा यूनिट हो जाएगी, देखो आर वेक्टर है तो मीटर हो गई इसकी। तो मोमेंटम की क्या होती है? मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो मास की हो गई केजी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर क्या आ जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। ये तो हो गई छोटी छोटी बातें एंगुलर मोमेंटम को लेकर। ठीक है, यस। अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं किसी पॉइंट के अबाउट। देखते हैं बेटा, देखो लेट्स से कि हमारे पास, इसको रब कर देते हैं एक सेकंड। यस, देखो लेट्स से हमारे पास कोई पार्टिकल है ना, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, और एक पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है। किसी इंस्टेंट पर पार्टिकल के पास मान लो कि वेलोसिटी है v वेलोसिटी है, इस तरीके से। कितने मास का पार्टिकल है? m मास का पार्टिकल है, पॉइंट है p। ठीक है, इस तरीके से मोशन कर रहा है पार्टिकल। मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर रहा हूँ, उस p पॉइंट से जब पार्टिकल पास हो रहा है तो उसके पास वेलोसिटी है v। यस, अब मुझे इस पार्टिकल की वजह से मुझे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है इस पॉइंट के अबाउट। याद हो तो जिस तरीके से हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर रहे थे किसी पार्टिकल का किसी पॉइंट के अबाउट, उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग करने वाले हैं। इस पार्टिकल की मोशन की वजह से जो मोमेंटम डेवलप हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम डेवलप हो रहा है अबाउट पॉइंट ओ, वो मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बात समझ में आ गई होगी यार। यस, तो यस, एक और बात, जिस तरीके से हमने एनालॉजी हमने पढ़ा था पहले टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, फिर टॉर्क अबाउट एन एक्सिस, और हमने देखा था कि मेजरली तो टॉर्क अबाउट एन एक्सिस ही यूज़ हो रहा था, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट तो बहुत कम यूज़ हुआ था। उसी तरीके से पहले हम लोग एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ पॉइंट सीखेंगे, फिर हम लोग एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस पढ़ेंगे। और मेजरली एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस ही पूछा जाता है, सवालों के अंदर यूज़ होता है, ये यूज़ कम होता है, लेकिन हमें तो दोनों ही आना चाहिए। देखते हैं, P पॉइंट पर पार्टिकल के पास वेलोसिटी है v, मास है m, मुझे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है अबाउट पॉइंट O। सबसे पहले क्या करेंगे, इस P पॉइंट को ज्वाइन करेंगे O पॉइंट को ज्वाइन करेंगे P पॉइंट से, और ये जो वेक्टर आएगा मेरे पास, इसको मैं बोलूँगा पोजीशन वेक्टर। ठीक है, वापस रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला, मैं सबसे पहले जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है और जिस इंस्टेंट पे निकालना है उस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। जब मेरे को निकालना था P पॉइंट पर निकालना था, जब पार्टिकल P पॉइंट पे था उस इंस्टेंट पर एंगुलर मोमेंटम निकालना है O पॉइंट के अबाउट। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, यस। अब मैं ये जानता हूँ कि इस वेलोसिटी की वजह से O पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम आएगा, मैथमेटिकली तो मैं जानता हूँ L इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा, P वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, इसी बात को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसका मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी है, बहुत अच्छे, तो इसको m इंटू वी में कर सकते हैं। मास तो स्केलर क्वांटिटी है, बाहर आ सकता है, कोई इशू नहीं है, R क्रॉस V लिख सकते हैं। यस, हो गई होगी बात क्लियर। अच्छा, R वेक्टर और वेलोसिटी में
मुझे दिख रहा है कि कोई एंगल भी बन रहा है ना। लेट्स से कि आर वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर में एक एंगल बन रहा है थीटा, बेटा ये मेरा हो गया और ये मेरा एंगल हो गया थीटा। आर वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रही, और आर वेक्टर और वेलोसिटी की डायरेक्शन के बीच में एंगल है, थीटा एंगल है। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, उसी तरीके से यहाँ पे भी लिख सकते हैं एम इंटू आर क्रॉस बी को मैंने लिखा आर वी साइन थीटा। और ये थीटा है क्या, थीटा बेसिकली मेरे पास एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर है। लिख लेते हैं साइड में, थीटा इट इज द एंगल between velocity and position vector, ठीक है। यस बेटा, ये मेरे पास आ गया, इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये भी एक फॉर्म है, ठीक है, ये इसकी दूसरी फॉर्म हो गई, ठीक है। यस, ये दो बेसिकली फॉर्म्स हो गई एम आर वी साइन थीटा। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का, यस ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, एम वी आर साइन थीटा मेरे पास आ गया, ठीक है। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ये तो डायरेक्शन कैसे है, देखो डायरेक्शन एक तो आर क्रॉस वी से मेरे पास आ सकती है, बिल्कुल ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया और ये इसकी मैग्नीट्यूड होगी। अच्छा कैसे करेंगे, देखो आर वेक्टर बेटा ये रहा, सबसे पहले राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, एक्सियल वेक्टर आर वेक्टर ये रहा, आर वेक्टर ये रहा, वेलोसिटी वेक्टर ये रहा। सबसे पहले कौन सा वेक्टर आ रहा है, आर वेक्टर आ रहा है। पाम किस तरफ आना चाहिए, वेलोसिटी की तरफ, ऐसे नहीं ऐसे रख दो बेटा, किस तरफ है वेलोसिटी, इस तरफ है तो पाम भी इस तरफ आना चाहिए। अब फिंगर्स को घुमाना है, घुमा दो बेटा फिंगर्स को। कैसे घूम रहा है, यस बेटा क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज बोलो या इनटू द प्लेन बोलो एक ही बात है। यस मैंने बोला था कि इस बात को मैं चाहूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि पार्टिकल जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है पार्टिकल में। चाहो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा सिंबल बना सकता हूँ, ठीक है ऐसे, या इसी बात को ऐसे इनटू द प्लेन बोल सकता हूँ, और इनटू द प्लेन बोलूँगा तो क्रॉस यूज़ करूँगा, या इसी बात को ऐसे क्रॉस भी लगाकर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा क्लॉकवाइज, और ये हो गया दूसरी बात इनटू द प्लेन, जैसे मर्जी है वैसे लिखे, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंगली सेकंड वाली बात ज़्यादा प्रॉपर है इन कंपैरिजन। ये हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो सकते हैं, मैथमेटिकली ऐसी कोई डायरेक्शन होती नहीं है, वैसे इनटू द प्लेन ही बोलना चाहिए, है ना। हमने एंगुलर मोमेंटम लिखा, विथ डायरेक्शन लिखा, यूजिंग राइट हैंड रूल लिख लिया। ये मेरा मैग्नीट्यूड, ये मेरी डायरेक्शन, ठीक है। यस, क्या इसको और किसी तरीके से भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स आ गई है। अब मैं इसको और तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, देखो जिस तरीके से याद हो तो टॉर्क के हमने 3 फॉर्मूले देखे थे, याद करो, आर क्रॉस एफ, आर परपेंडिकुलर एफ, और आर टॉर्क इक्वल्स टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। 3 फॉर्मूलेज हमने ड्राइव कर लिए थे। इसी तरीके से यहाँ पे भी देख सकता हूँ। देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हम ये अगर थीटा है तो मैं ये जानता हूँ कि सर ये भी थीटा होगा, डेफिनेटली थीटा होगा बेटा। ये थीटा हो गया तो इसका ये वाला लेंथ कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे सर ये आर है, ये लेंथ आर है, तो ये आर कॉस थीटा हो गई, और ये आर साइन थीटा हो गई। बिल्कुल ठीक है बेटा, ये आर साइन थीटा हो जाएगा, आर साइन थीटा, ठीक है। यस, तो आर साइन थीटा को बेसिकली, आर साइन थीटा है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। किस किस के बीच की, देखो ध्यान से देखो, मैं लाइन ऑफ मोशन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेरी क्या है, ये है जिस लाइन के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा था। इस लाइन के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है तो लाइन ऑफ मोशन हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, जिस तरीके से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है वैसे ही लाइन ऑफ मोशन ही हो गई, ठीक है। अब लाइन ऑफ मोशन के ऊपर मैं क्या डालूंगा, जिस पॉइंट के अबाउट मुझे क्या करना है, टॉर्क या सॉरी एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, उस पॉइंट से लाइन ऑफ मोशन के ऊपर परपेंडिकुलर डाल रहा हूं। तुम बोलोगे सर ये वाली
ऐसे डालेंगे, बिल्कुल ठीक है, ये मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये मेरा आर परपेंडिकुलर हो गया बेसिकली। ये मैंने परपेंडिकुलर डाला, किस पे डाला, लाइन ऑफ मोशन पे डाला, कहाँ से डाला, पॉइंट जिसके अबाउट मुझे कैलकुलेट करना है। ये मेरी हो गई आर परपेंडिकुलर, और आर परपेंडिकुलर की वैल्यू देख पा रहा हूँ, मैंने पहले ही लिख दिया था आर साइन थीटा, ठीक है। यस, इसको तो हटाते हैं, ये हमारे काम का नहीं है, बस ये लिख लो कि ये बेसिकली यस ये हमारा आर साइन थीटा हो गया, ठीक है। यस, तो अब इसको मैं ऐसे मॉडिफाई करके भी लिख सकता हूँ, कैसे, L इक्वल्स टू एम इंटू वी इंटू आर परपेंडिकुलर, ठीक है, एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर लिख देते हैं। अच्छा, और कोई तरीका, दूसरा एक और तरीका है जिससे मैं लिख सकता हूँ। ये तो हो गया मेरा लाइन ऑफ मोशन को यूज करते हुए हम लोग एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट कैसे लिखते हैं। तो सिंपल है, लाइन ऑफ मोशन ड्रॉ करो, पॉइंट जिसके अबाउट निकालना है उस पॉइंट से उस लाइन ऑफ मोशन पर परपेंडिकुलर डाल दो, डायरेक्टली मैग्नीट्यूड निकल कर आ जाएगा एम वी आर परपेंडिकुलर, ठीक है। यस, दूसरा एक और तरीका याद करो, दूसरा तरीका हमने करा था, फोर्स के कंपोनेंट्स किए थे। क्या किए थे हमने, फोर्स के कंपोनेंट्स किए थे। देखो, फोर्स के कंपोनेंट्स किए थे, याद आ रहा है, टॉर्क के अंदर फोर्स के कंपोनेंट किए थे, फिर फोर्स का वो वाला कंपोनेंट हमने निकाला था जो परपेंडिकुलर हो। उसी तरीके से यहाँ पे भी कर रहे हैं। देखो, अब ये तो हो गया मेरा, एक और फॉर्म हो गई, हाँ, डायरेक्शन साइड में चाहो तो लिख लो, कैसे आ रही है, या तो क्लॉकवाइज लिखो, है ना, या तो क्लॉकवाइज लिख लो, या फिर इस तरीके से इनटू द प्लेन लिख लो, इनटू द प्लेन लिख लो। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, सेकंड तरीका देखो, एक और तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। मैं इस वेलोसिटी के कंपोनेंट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट कर रहा हूँ। एक कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा इसका v sin थीटा हो जाएगा। बहुत अच्छे। अच्छा, v sin थीटा जो है, v sin थीटा की वजह से तो O पॉइंट के अबाउट कोई एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस ही नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा, देखो, ये O पॉइंट के अबाउट, O पॉइंट पे खड़े होकर देखूंगा तो पार्टिकल जो है v cos थीटा की वजह से तो क्या करता हुआ नजर आएगा, लीनियर मोशन करता हुआ नजर आएगा। देखो, v cos थीटा की डायरेक्शन देखो, वो इसी लाइन के अलोंग है, तो क्या इसके कारण कोई एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा होगा, नहीं बेटा। इसकी वजह से तो O पॉइंट के अबाउट लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन इस पार्टिकल O पॉइंट के अबाउट v cos थीटा की वजह से कोई भी एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। बॉडी रोटेट थोड़ी ना कर रही है, v cos थीटा की वजह से तो O पॉइंट के अबाउट पार्टिकल जो है वो लीनियर मोशन कर रहा है ना। देखो, ये देखो, v cos थीटा तो सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, या लीनियर मोमेंटम प्रोड्यूस कर रहा है O पॉइंट, यानी कि एंगुलर मोमेंटम में इस v cos थीटा का कोई रोल नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं v sin थीटा की। ये v sin थीटा क्या कर रहा है, ये v sin थीटा ही तो है जिसकी वजह से पार्टिकल O पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा है, घूमता हुआ फील हो रहा है मुझे। देखो, v sin थीटा O पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, इसको मूव करवा रहा होगा, और v cos थीटा क्या कर रहा हो, इसको ट्रांसलेटरी मोशन करवा रहा था, है ना। तो बेसिकली v cos थीटा का एंगुलर मोमेंटम कोई रोल नहीं है, केवल और केवल इसका रोल किसमें था, लीनियर मोमेंटम में था। जैसे याद करो, जब हम लोग टॉर्क निकाल रहे थे तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो पॉइंट ऑफ जहाँ जिसके अबाउट हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे टॉर्क, उसमें कोई रोल नहीं था, है ना। याद करो, तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो पॉइंट से पास हो रहा है उसकी वजह से टॉर्क कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। इस लाइन को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट देन टॉर्क ड्यू टू दैट फोर्स इज 0। अगर कोई भी फोर्स का कंपोनेंट उस पॉइंट से पास हो रहा है, अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उस पॉइंट O से पास हो रही है तो टॉर्क ड्यू टू दैट फोर्स 0 होता है। उसी तरीके से ये v cos थीटा हो गया, और v cos थीटा की वजह से जो लाइन ऑफ मोशन होगा वो O पॉइंट से पास होगी। v cos थीटा की स्पीड की लाइन ऑफ मोशन कहाँ होगी, इस तरीके से होगी, यहाँ से पास होगा। इसका मतलब O पॉइंट के अबाउट v cos थीटा की वजह से क्या होने वाला है, कोई भी मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। इन जनरल मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर लाइन ऑफ मोशन जो है वो अगर O पॉइंट से ही गुजर जाए तो
एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, 0 आएगा। लिख लेते हैं इस बात को, चाहो तो लिख लो, इफ लाइन ऑफ मोशन passes through a point about which angular momentum is calculated, then angular momentum will be 0 about that point, will be 0 about that point। लिख लो बेटा, ये है ना, बात क्लियर हो गई होगी, है ना। यस चाहो तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ एक बार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि v cos थीटा की स्पीड इस डायरेक्शन में, v cos थीटा कंपोनेंट, v cos थीटा बेसिकली ये लाइन ऑफ मोशन हो गया मेरा, है ना। लाइन ऑफ मोशन केवल अगर मैं v cos थीटा को देखूंगा तो v cos थीटा का लाइन ऑफ मोशन कहाँ से पास होगा, उससे पास होगा। तो इसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम डेवलप होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि इस कंपोनेंट का लाइन ऑफ मोशन O से पास हो रहा है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम 0 होने वाला है। केवल और केवल किसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, v sin थीटा की वजह से। फील आ गया होगा, यस। अब इस बात को मॉडिफाई करके कैसे लिखा जा सकता है, देखो, है ना, सॉरी, इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, L इक्वल्स टू एम आर वी साइन थीटा। ठीक है, और v sin थीटा बेसिकली क्या है, लाइन ऑफ मोशन ये रहा, उसका सॉरी पोजीशन वेक्टर ये रहा, पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पोजीशन वेक्टर से परपेंडिकुलर कंपोनेंट बेसिकली ये है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ एम आर वी परपेंडिकुलर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, पोजीशन वेक्टर से जो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो 90 डिग्री बना रहा है वो मैं लूँगा तो भी एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो एंगुलर मोमेंटम के बेसिकली हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला फॉर्मूला हमने देखा, है ना, अलग अलग जो फॉर्म्स आएंगे मैं लिख देता हूँ। पहला देखा R क्रॉस P देखा, ठीक है, यस, ये वेक्टर फॉर्म है। दूसरी वेक्टर फॉर्म इसी को हमने ऐसे भी लिख दिया था, R क्रॉस MV, मास को कॉमन निकाल लेना। तीसरा क्या सीखा था, तीसरा हमने एक और बात सीखी थी, यस, हमने सीखा था MV R परपेंडिकुलर। ठीक है, यस, R परपेंडिकुलर क्या था, परपेंडिकुलर जो O पॉइंट से हमने लाइन ऑफ मोशन पर डाला था वो R परपेंडिकुलर था। फोर्थ एक और फॉर्म देखी थी, M इंटू R इंटू V परपेंडिकुलर। यस, पोजीशन वेक्टर से वो कंपोनेंट लेना है जो क्या है, परपेंडिकुलर बना रहा है, दैट इज V साइन थीटा। ये 3 फॉर्म्स हमने देखी, बस बेटा यही हमें ध्यान रखनी है। यस, नोट करें इसको नोट करें। यस बेटा, अब हम लोग स्पेशल केसेस देख लेते हैं एक बार, जिससे हमें और अच्छे बेटर तरीके से समझ में आएगा, है ना। और फिर आर वेक्टर का मतलब भी अभी हम लोग लिख लेंगे, आर वेक्टर थीटा क्या है। थीटा के बारे में तो हमने लिख लिया था कि इट इज़ द एंगल बिटवीन। आर वेक्टर के बारे में नहीं लिखा था, आर इज़ द पोजिशन वेक्टर जॉइनिंग द पार्टिकल एंड द अबाउट विच वी आर कैलकुलेटिंग द एंगुलर मोमेंटम। अभी लिख लेते हैं, है ना, धीरे धीरे करके लिखते हैं। लिखें बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेशल केसेस की। स्पेशल केस 1 देखो, जब थीटा 0 डिग्री हो। थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है, थीटा 0 डिग्री का मतलब है कि आर वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है ना। मान लो कि ये पार्टिकल है और मेरा ओ पॉइंट के अबाउट मुझे क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया, पार्टिकल यहाँ पे था और वेलोसिटी भी इसी के अलॉन्ग है। थीटा 0 डिग्री मतलब आर वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो गई। ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर और ये मेरा पोजीशन वेक्टर,
ठीक है। इस O पॉइंट के अबाउट मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं निकालना चाह रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। इस केस में थीटा 0 डिग्री हो गया। एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, तुम बोलोगे सर एंगुलर मोमेंटम 0 डिग्री आने वाला है। एल कितना हो जाएगा, एल मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड लिख लो। केस सेकेंड, केस एक और बन सकता है, जब थीटा 180 डिग्री होगा तब क्या होगा, तब मेरा पोजीशन वेक्टर तो ऐसे होगा, ये O पॉइंट जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये मेरा पोजीशन वेक्टर, और पार्टिकल जो है वो उसकी वेलोसिटी ऐसे है। दोनों के बीच का एंगल कितना, दोनों के बीच में एंगल दिख रहा है, देखो R वेक्टर मेरा ऐसे, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 180 डिग्री, ठीक है। यस, जब 180 डिग्री होगा तो अगेन L इक्वल्स टू एम वी आर साइन थीटा, जब मैं थीटा की वैल्यू पुट करूंगा तो डेफिनेटली कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, 0 आ जाएगा। यस, इन जनरल मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इस बात को ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख लेना एम वी आर साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री डाला तो अगेन 0 आ गया। यस, इस बात को इन जनरल ऐसा बोल सकते हैं, जब भी लाइन ऑफ मोशन और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो जाएगी तो डेफिनेटली उस कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर लाइन ऑफ मोशन जो है वो पॉइंट O से पास करे जिसके अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं, लाइन ऑफ मोशन अगर O पॉइंट से गुजर रही है तो उस केस में डेफिनेटली एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, 0 आएगा। हमने पहले लिख लिया था, चाहो तो वापस लिख लो, इफ लाइन ऑफ मोशन पासेस थ्रू, लाइन ऑफ मोशन का मतलब जिस लाइन के अलाउ पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये जैसे इस पार्टिकल की लाइन ऑफ मोशन क्या हो गई, ये हो गई, तो ये लाइन ऑफ मोशन कहाँ से गुजर रही है, O से गुजर रही है, तो ये कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा। इस केस में लाइन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, इस केस में भी O से गुजर रहा है इसलिए लाइन 0 हो जाएगा। लाइन ऑफ मोशन, इफ लाइन ऑफ मोशन passes through a point about which angular momentum is calculated, then angular momentum will be zero about that point, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक बातें होंगी, है ना। यस, अब हम लोग बेटा इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल करते हैं, कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स देखो करते हैं। पहला न्यूमेरिकल से स्टार्ट। ये हमारे पास बेटा लेट्स से कि ये हमारी y एक्सिस होगी और ये हमारी x एक्सिस होगी, ये हमारी x एक्सिस होगी, ये हमारी x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस होगी, ठीक है। यस, एंड एक पार्टिकल है जो पैरेलली मूव कर रहा है किसके, एक m मास का पार्टिकल है, वेलोसिटी उसकी इस डायरेक्शन में है एंड इट इज मूविंग पैरेलल टू द x एक्सिस। अ पार्टिकल ऑफ मास m, अ particle of mass m moving parallel to the x-axis, x-axis. Find angular momentum about point O पॉइंट के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है। सेपरेशन हमें दे रखा है, दिस सेपरेशन इज बेसिकली डी सेपरेशन। ये सेपरेशन मुझे दे रखा है कि पार्टिकल का जो सेपरेशन है बिटवीन जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है और यहाँ तक का पार्टिकल तक का मुझे सेपरेशन दे रखा है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम इस पार्टिकल की वजह से फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो यस, किन किन पॉइंट्स पे कैलकुलेट करना है वो देखें। मुझे कैलकुलेट करना है ए पॉइंट पर जब पार्टिकल यहाँ पे था, और एक कैलकुलेट करना है जब पार्टिकल
यहाँ पे था। सबसे पहला सवाल तो है ना, यस पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं है, वो हमेशा सेम ही है, पैरेलल ही मूव कर रहा है। सबसे पहले तो ये चेक करें क्या एंगुलर मोमेंटम चेंज भी हो रहा है या सेम है। तो देखो बेटा, सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें, कोई सा भी यूज़ कर लो यार, फॉर्मूले से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। मेरे हिसाब से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है तो फिर आर परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला यूज़ करना ज़्यादा आसान होगा। तो m इंटू फॉर पॉइंट ए बात करते हैं। सबसे पहले फॉर पॉइंट ए बात कर लेते हैं। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो ए पॉइंट के लिए एंगुलर मोमेंटम बोलोगे mv r परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन भी लिखेंगे अभी, पहले एक एक करके पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं। बेटा सबसे पहले हम लोग लाइन ऑफ मोशन ड्रॉ करते हैं। ये मेरी लाइन ऑफ मोशन होगी, लाइन ऑफ मोशन ये है, और जिसके अबाउट निकालना है उस पॉइंट से लाइन ऑफ मोशन के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो। तुमने बोला सर परपेंडिकुलर ही हो जाएगा, कितना दिख रहा है बेटा 90 डिग्री दिख रहा है। कोई दिक्कत इसमें, आई होप समझ में आ रहा होगा। 90 डिग्री मेरा क्या हो गया, यस मेरा एंगल हो गया, यानी मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर। अच्छा, मेरे को सेपरेशन कितना दिख रहा है उनके बीच का, आर परपेंडिकुलर, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, कितने के बराबर दिख रही है, डी के बराबर। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ मास ऑफ द पार्टिकल m है, स्पीड वही v है, सेपरेशन d है। डायरेक्शन में तो लिखनी होगी। डायरेक्शन देखो बेटा, डायरेक्शन कैसे लेते हैं, पॉइंट जिसके अबाउट निकालना है उससे क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर भी तुम्हें जिस इंस्टेंट पे भी तुम्हें एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट द पॉइंट ओ, उस इंस्टेंट पे पार्ट आर वेक्टर ड्रॉ कर दो, ठीक है। जब पार्टिकल ए पॉइंट पे था तो आर वेक्टर ऐसे ड्रॉ करोगे, जब पार्टिकल बी पॉइंट पे था तो आर वेक्टर तुम्हारा ये हो जाएगा, जब पार्टिकल सी पॉइंट पे है तो आर वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ, ये मेरा r1 वेक्टर हो गया, ये मेरा r2 वेक्टर हो गया, और ये मेरा r3 वेक्टर हो गया। समझ में आ रही होगी बात, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आर वेक्टर बेसिकली है क्या, यस बेटा, आर वेक्टर मेरा बेसिकली है क्या, जिस पॉइंट का अबाउट निकालना है और जिस इंस्टेंट पे निकालना है, पार्टिकल जिस इंस्टेंट पे जहाँ पे भी है उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, बस हमारे पास आ जाएगा। अब MVD मेरे पास आ गया है, ये मेरा क्या हो गया, डायरेक्शन देखें, इस ए इंस्टेंट पे डायरेक्शन क्या है, आर वेक्टर ये रहा, देखो आर वेक्टर की डायरेक्शन ए पॉइंट पर ये रही। वेलोसिटी कैसे है, वेलोसिटी यहाँ पे इस तरफ है, तो वेलोसिटी की तरफ फिंगर्स को घुमाऊंगा तो इनटू द प्लेन आ जाएगा। इनटू द प्लेन का मतलब क्या है, या तो मैं बोलूँ इनटू द प्लेन का मतलब या तो क्रॉस यूज करूँ, या फिर एक्स वाई ये है तो के कैप बाहर की तरफ होगी और माइनस के कैप अंदर की तरफ होगी। वेक्टर फॉर्म में प्रॉपर तरीके से लिखना है तो इसको MVD माइनस के कैप भी लिख सकते हो। इस तरीके से ये प्रॉपरली ए पॉइंट के लिए मैंने लिख दिया, फॉर पॉइंट ए। अच्छा, बी पॉइंट के लिए बात करें, बी पॉइंट के लिए यस, बी पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर कैसे बनाया गया, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है वहाँ से यस जिस इंस्टेंट पे भी निकालना है वहाँ तक क्या कर दो, उस पार्टिकल के ऊपर आर वेक्टर डाल दो। मुझे बी पॉइंट पर निकालना है, बी पॉइंट जब पार्टिकल बी पॉइंट पे था तब मुझे ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो मैंने क्या किया, उस पार्टिकल ओ पॉइंट से उस पार्टिकल पे पोजीशन वेक्टर डाल दिया। ये आर वेक्टर हो गया और ये मेरा क्या हो गया, ये आर वेक्टर। वेलोसिटी की डायरेक्शन तो अभी भी बच्चे यही है। तुम बोलोगे सर आर क्रॉस वी, डायरेक्शन तो सेम है। सी वेक्टर के लिए भी देख लो, सी वेक्टर के लिए वेलोसिटी ये रही, आर वेक्टर ये रहा, आर वेक्टर ये रहा, वेलोसिटी ये रही, हाथ घुमाया अंदर की तरफ आ रहा है ना। वेलोसिटी तीनों ही केसेस में डायरेक्शन तो इनटू द प्लेन आ रही है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन यहाँ पे भी क्रॉस आ रही है, इस केस में भी L2 में भी यही आ रही है, L3 में भी डायरेक्शन तो यही आ रही है, और इसमें भी क्या आई थी, इसमें भी डायरेक्शन तो क्रॉस आई थी। मैग्नीट्यूड की बात कर लें, मैग्नीट्यूड की कर लेते हैं बिल्कुल बात। देखो बी पॉइंट के लिए लाइन ऑफ मोशन यही रहेगी, बिल्कुल यही रहेगी, मोशन तो इसी लाइन के अलोंग कर रहा है ना। अच्छा, लाइन ऑफ मोशन से ओ पॉइंट के ऊपर क्या डालना होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी यही डाला जाएगा। इसका मतलब मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। देखो लाइन ऑफ मोशन ये रहा,
बी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, बी जब पार्टिकल बी पॉइंट पे था तो लाइन ऑफ मोशन यही रहने वाली है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी यही रहने वाली है वो पॉइंट से, इसका मतलब मैग्नीट्यूड यही रहने वाला है, और डायरेक्शन भी हमने देखी कि वही रहने वाली है, इसका मतलब L1 एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर L2 एंगुलर मोमेंटम, L3 क्या रहने वाली है, वो कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, यस बेटा, आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, नोट करें बेटा इसको। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक पार्टिकल है। सबसे पहले हम लोग एक हॉरिजॉन्टल सरफेस ले लेते हैं। बिल्कुल, ये हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस होगी, है ना। और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस से एक m मास के पार्टिकल को, m मास का एक पार्टिकल है, उसको थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एट एन एंगल थीटा इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यस। मुझे क्या करना है, मुझे ए पॉइंट पर जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे था तब, बी पॉइंट पर, और जब पार्टिकल सी पॉइंट पे था तब मुझे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है पार्टिकल का। किस पॉइंट के अबाउट, अबाउट पॉइंट ए। इस ए पॉइंट के अबाउट मुझे कैलकुलेट करना है व्हेन द पार्टिकल इज, फाइन लिख लेते हैं इस बात को, यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जी किया है। ठीक है, यस, इस तरीके से बात हो रही है। वी नीड टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल when it is at origin at maximum height and when it reaches the ground. Third, when it reaches the ground, यानी कि, और किस पॉइंट के अबाउट निकाला, अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, यस, ओरिजिन के अबाउट निकालना है, यानी कि ए पॉइंट के अबाउट निकालना है। मैक्सिमम हाइट मतलब बी पॉइंट के अबाउट निकालना है। व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड मतलब सी पॉइंट के अबाउट निकालना है। ऐसे निकालना है, एक एक करके करते हैं सॉल्व यार, है ना। फर्स्ट देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट देखो। फर्स्ट वाले पार्ट में देखो, जब पार्टिकल खुद इटसेल्फ ए पॉइंट पर प्रेजेंट है, उसका एंगुलर मोमेंटम ए के अबाउट ही कैलकुलेट करना है। देखो, ओरिजिन के अबाउट कैलकुलेट करना है। ओरिजिन मतलब मेरा ये है, यहाँ पे ये मतलब है। और जब खुद पार्टिकल भी ए के अबाउट, ए पे ही प्रेजेंट है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, बिल्कुल आएगा ही नहीं। उस समय तो जब मैं लाइन ऑफ मोशन ड्रॉ करूँगा तो देखो, पार्टिकल जो है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ इधर आराम से। देखो, पार्टिकल के पास ऐसे वेलोसिटी थी और खुद पार्टिकल भी क्या कर रहा है, लाइन ऑफ मोशन क्या होगी, लाइन ऑफ मोशन ए से ही गुजर रही है। पार्टिकल की लाइन ऑफ मोशन उस तरह से ही गुजर रही है जिसके अबाउट मुझे क्या करना है, मुझे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। इसका मतलब इसके कारण कितना आएगा, 0 आएगा। इस बात को दूसरे तरीके से भी मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पे तो दूसरी बात ये भी है कि आर वेक्टर 0 हो गया मेरा, क्योंकि जिसके अबाउट निकालना है वहाँ पे ही पार्टिकल प्रेजेंट है, तो आर सेपरेशन कितना हो गया, सेपरेशन 0 हो गया। ठीक है, लाइन ऑफ मोशन, पार्टिकल और जिसके अबाउट निकाला उन दोनों के बीच की सेपरेशन ही 0 हो गई। तो R 0 हो गया, तो डेफिनेटली एंगुलर मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। इसमें तो कोई कष्ट होना ही नहीं चाहिए। और मैंने 2 तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हूँ। सेकंड पॉइंट देखें, सेकंड पॉइंट अबाउट पॉइंट बी देखें। जब पार्टिकल बी पॉइंट पे था तब उस पार्टिकल की वजह से अबाउट पॉइंट ए एंगुलर मोमेंटम कितना प्रोड्यूस हुआ वो मुझे देखना है। मैं ड्रॉ करता हूँ फिगर। देखो बेटा, कुछ इस तरह की बात हो रही है कि जब पार्टिकल बी पॉइंट पे था, जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तब पार्टिकल के पास कौन सा कंपोनेंट रहता है, याद करो, यस, केवल और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है, एंड दैट इज यू कॉस थीटा। देखो, ये यू था तो इसका एक कंपोनेंट कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, यस।
तो u cos थीटा वाला कंपोनेंट बचा, y कंपोनेंट 0 हो जाता है एट मैक्सिमम हाइट। अब u cos थीटा की वजह से एंगुलर मोमेंटम कितना प्रोड्यूस हुआ, अबाउट पॉइंट A, ये मुझे कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पोजीशन वेक्टर बनाता हूँ। चलो ठीक है, पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं। देखो पोजीशन वेक्टर कैसे बनाएंगे, पार्टिकल के ऊपर पोजीशन वेक्टर डाल देंगे, कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट A, जिसके अबाउट निकाला है, जिसके अबाउट निकाला है वहाँ से पार्टिकल के ऊपर पोजीशन वेक्टर डाल दो, यानी कि लाइन डाल दो। ये मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, ये तो हमें एक डायरेक्शन दे देगा आराम से। आर वेक्टर ये रहा, आर वेक्टर ये रहा, वेलोसिटी ये रही, ये मेरी वेलोसिटी है ना। तो इसको ड्रॉ एक्सटेंड कर लेते हैं आगे। तो आर वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, वेलोसिटी ये रही, कहाँ आया डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आ रहा है अंदर की तरफ, है ना। समझ में आ गया होगा। चाहो तो इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये वेलोसिटी क्या कर रही होगी, इस पार्टिकल को ए पॉइंट के अबाउट ऐसे घुमा रही होगी, है ना। तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी इस ए अबाउट ऐसे आएगा क्लॉकवाइज सेंस में, ऐसे भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमारे पास या तो तुम ऐसा बोलो कि क्लॉकवाइज या फिर इनटू द प्लेन बोलो, एक ही बात है। अच्छा, हमें तो पहले मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एम वी आर परपेंडिकुलर यूज कर लेते हैं। डायरेक्शन मैं निकाल चुका हूं, आर वेक्टर ये रहा, वी ये रहा, इनटू द प्लेन या क्लॉकवाइज, या तो बोलो इनटू द क्लॉकवाइज बोल दो या फिर इनटू द प्लेन बोल दो। ठीक है, यस। अच्छा, आर परपेंडिकुलर निकालने के लिए लाइन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा। लाइन ऑफ मोशन बेटा ये रही, पार्टिकल जब बी पॉइंट पे था तो उसकी मोशन की डायरेक्शन ये थी। ठीक है, लाइन ऑफ मोशन ये रहा। किसके अबाउट निकालना है, ए पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डालूंगा, ये परपेंडिकुलर हो गया। कितनी परपेंडिकुलर होगी, जितनी इसकी हाइट होगी उतना ही परपेंडिकुलर होगा। ये मेरा आर परपेंडिकुलर हो गया, बेसिकली ये मेरा आर परपेंडिकुलर हो गया। लाइन ऑफ मोशन ड्रॉ करी, जिस पॉइंट के अबाउट निकाल रहा है उस पॉइंट से उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, तो ये मेरी क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। आर परपेंडिकुलर आया कि नहीं आया, आ गया होगा ना। यस, ये मेरा आर परपेंडिकुलर आ गया। अब कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जानते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन में लगा दो यार बस। एम इंटू वेलोसिटी कितनी, यू कॉस थीटा इंटू हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाओ। डायरेक्शन में निकाल चुका हूँ, क्रॉस कर देंगे, एम यू कॉस थीटा, मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। कुछ फॉर्मूला निकल के आ गया क्या, यस आ गया। एम इंटू यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g, कितना क्रॉस। यस बेटा, नोट करें इसको। फिर थर्ड पार्ट करते हैं। यस बेटा, थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में व्हेन पार्टिकल एज पॉइंट सी, इधर ही बना लेते हैं यार। यस, व्हेन पार्टिकल इज एट पॉइंट सी, तब देखो सबसे पहले सी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, थर्ड वाले केस की बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है ना, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा तो उसका देखो इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। लाइन ऑफ मोशन से कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, देखो सोच के देखो, पार्टिकल किसी एंगल से यहाँ स्ट्राइक करेगा, है ना। तो फिर लाइन ऑफ मोशन तुम्हारी ये हो गई, है ना, ये लाइन ऑफ मोशन हो गई, और यहाँ से तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या है, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि जब पार्टिकल किसी एंगल से स्ट्राइक करेगा तो तुम देख पा रहे हो लाइन ऑफ मोशन तुम्हारी ये हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से फिर तुम्हें परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ये सेपरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या करें, एक और तरीका है, एक ही फॉर्म थोड़ी ना हमने सीखी है मोमेंटम की, दूसरे तरीके से सीखो। दूसरा तरीका क्या सिखाया था, मैंने सिखाया था कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो वेलोसिटी के कंपोनेंट की हेल्प से कैलकुलेट करो। ठीक है, करते हैं यार। जितनी स्पीड से थ्रो किया था उतनी ही स्पीड से क्या करता है, स्ट्राइक करता है पार्टिकल, अगर एयर रेजिस्टेंस 0 है। एनर्जी कंजर्वेशन से ये बात बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, जितनी एनर्जी इनिशियली थी उतनी बाद में होनी चाहिए, जितनी पोटेंशियल जीरो की सारी काइनेटिक एनर्जी थी इधर, उतनी ही वापस से जब स्ट्राइक करेगा तो उतनी काइनेटिक एनर्जी बाद में भी होगी उसके पास। अच्छा, ये एंगल कितना होगा? तुम बोलोगे सर ये थीटा होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन की बातें चल रही हैं सब, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे सर ये u साइन थीटा हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे सर ये u कॉस थीटा हो जाएगा। बहुत अच्छे, u साइन थीटा ये रहा, u कॉस थीटा ये रहा, हम कर सकते हैं। यस, u कॉस थीटा कहाँ से पास हो रहा है? u कॉस थीटा की जो वेलोसिटी है यानी कि लाइन ऑफ मोशन है u कॉस थीटा की, वो a से पास हो रही है। इसका मतलब u कॉस थीटा की वजह से कोई एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस नहीं होगा। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये u कॉस थीटा है, इसके कारण लाइन ऑफ मोशन ड्रॉ करोगे तो वो इधर से पास हो रही है ए पॉइंट से। इसका मतलब इसकी वजह से तो क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम जीरो आने वाला है। ये केवल और केवल ट्रांसलेटरी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो ए पॉइंट के अबाउट u cos थीटा क्या करेगा? पार्टिकल को केवल ट्रांसलेटरी मोशन प्रोवाइड कराएगा, इसलिए ये इसका कोई रोल नहीं है एंगुलर मोमेंटम में। किसका रोल होगा? u sin थीटा का, है ना। मैंने बोला भी था कि u cos थीटा लाइन ऑफ मोशन जो है वो a से पास हो रही है u cos थीटा की वजह से, और a से पास होगी तो डेफिनेटली एंगुलर मोमेंटम जीरो आ गया। अब केवल बचा u sin थीटा। u sin थीटा परपेंडिकुलर है, किससे परपेंडिकुलर है? यस, a पॉइंट से जो तुम डालोगे r वेक्टर, a पॉइंट से पार्टिकल के ऊपर तुमने पोजीशन वेक्टर डाला, ये तुम्हारा r वेक्टर हो गया। r वेक्टर से u sin थीटा क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये मेरा r हो गया, ये मेरा v परपेंडिकुलर हो गया। फॉर्मूला याद आ रहा है? कौन सा वाला फॉर्मूला? यस, r वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम लोग निकाल लेते हैं तो भी हम एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं। क्या लिखा था हमने? L इक्वल्स टू एम आर वी परपेंडिकुलर, याद आ गया? v परपेंडिकुलर क्या था? परपेंडिकुलर कंपोनेंट फ्रॉम r वेक्टर, वेलोसिटी का वो वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो r के परपेंडिकुलर हो। याद आ गई बात? कर लेते हैं। डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, r वेक्टर ये रहा, वेलोसिटी ये रही, है ना, तो कितना आ गया? अंदर की तरफ आ गया। r वेक्टर ये रहा, वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, अंदर की तरफ आ गया, तो क्रॉस बना लो। ओहो, मास इनटू ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा रेंज, ठीक है। याद आ रहा है? यस, ये हो गया हमारा रेंज। ये रेंज के लिए कैपिटल R यूज कर रहा हूँ। v परपेंडिकुलर लेना है, पोजीशन वेक्टर से परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हुआ? u sin थीटा हुआ, बस हो गया काम। मेरे पास आ गया एम आर यू साइन थीटा। यू रेंज का फॉर्मूला याद करो, तुम बोलोगे सर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। एम इंटू यू साइन थीटा को मैं लिख देता हूँ, इधर लिखता हूँ u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओहो, ये मेरा आ गया। यस, आई होप बात समझ में आ गई होगी। विथ डायरेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया है एंगुलर मोमेंटम। फील हुआ होगा तुम्हें, है ना, कैसे पार्टिकल के ऊपर किसी पॉइंट से पोजीशन वेक्टर डालते हैं। ये बड़े खूबसूरती से इस एग्जांपल से समझ आ गया। साथ के साथ कब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, कब हमें वेलोसिटी के कंपोनेंट करने, ये भी इस सवाल से समझ में आ गया। जैसा कि लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि सर वेलोसिटी के कंपोनेंट करना ज़्यादा आसान पड़ रहा था आर परपेंडिकुलर के कंपैरिजन में। यस बेटा, नोट करें इसको। यस बेटा, अभी तक तो हमने है ना पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सीखा, किसी पॉइंट के अबाउट कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें डिफरेंट फॉर्म्स हमने देखी कि कब हमें आर परपेंडिकुलर यूज़ करना है, कब हमें वी परपेंडिकुलर फॉर्मूला यूज़ करना है, कब हमें वेक्टर फॉर्म यूज़ करनी है, ये हमने देखा। अब हम लोग है ना किसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सीखने वाले हैं। एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस डायरेक्टली कोई तुमसे कैलकुलेट नहीं करवाएगा। मैं ये 3 केसेस स्पेशल तुम्हें बता रहा हूँ कि इन 3 केसेस में से कोई एक केस तुम्हारे सवाल के अंदर बनेगा और वो तुम्हें है ना डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाएगा इन 3 केसेस में से। यस, चौथा कोई केस नहीं बनेगा, मैं तुम्हें अगेन बता रहा हूँ। बस केवल 3 केसेस ये ध्यान रख लो, ये काफ़ी है। जिस तरीके से मैंने टॉर्क के अंदर तुम्हें बताया था कि टॉर्क के अंदर हमने 3 स्पेशल केसेस पढ़े थे, याद है? जब फोर्स पैरेलल होता है एक्सिस के, जब फोर्स क्या होता है, जब एक्सिस से पास होता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जब एक्सिस से पास होती है, वो केस पढ़ा था। तीसरा पढ़ा था कि जब स्क्वी लाइंस बनती है, जब फोर्स परपेंडिकुलर, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है बट इंटरसेक्ट नहीं करती है। तीसरा केस ये पढ़ा था। बस वही केसेस मुझे इसमें भी ध्यान रखने हैं। अगर ये 3 केसेस मैंने ध्यान रख लिए तो बस काफ़ी, इससे सवाल मेरे हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
है ना। टॉर्क में तो मैंने तुम्हें प्रॉपरली है ना किस तरीके से कंपोनेंट लेके हम लोग अबाउट एन एक्सिस कैलकुलेट करते हैं वो भी बताया था, लेकिन यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ मैं, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें उसकी, है ना। तो देखो केस नंबर 1 ले लेते हैं सीधे। केस नंबर 1 में ध्यान रखना, केस नंबर 1 में when velocity of a particle is parallel to the axis, ठीक है। मान लो कि ये मेरी एक्सिस हो गई, ये मेरी एक्सिस है और ये मेरा पार्टिकल है, और पार्टिकल m मास का पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इस एक्सिस के पैरेलल है। तो उस केस के अंदर याद हो तो मैंने तुम्हें बताया था कि उस केस में तुम्हारे पास जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा, वो 0 आएगा, 0 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा। ये मैंने तुम्हें बताया था कि एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा जब भी तुम्हें क्या हो, वेलोसिटी पैरेलल दिखे एक्सिस के, जिस एक्सिस के अबाउट तुम्हें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है उस केस में एंगुलर मोमेंटम 0 आ जाएगा, ठीक है। यस बेटा। अच्छा, इस बात को मैं एक बार रिकॉल भी करवा देता हूँ, हाँ, कैसे 0 हो रहा है। तो हमने बोला ये आर वेक्टर हो गया, एक्सिस से क्या करेंगे, कोई भी पॉइंट ले लो एक्सिस के ऊपर, है ना, कोई भी पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट से पार्टिकल के ऊपर पोजीशन वेक्टर डाल दिया सर, ठीक है। फिर क्या करना होता है, फिर करना होता है आर क्रॉस वी, आर वेक्टर ये रहा, वी वेक्टर ये रहा, ये ऐसे आ जाएगा बाहर की तरफ। ये तो अबाउट ऑफ पॉइंट मैंने कैलकुलेट किया एंगुलर मोमेंटम, मैंने क्या किया, कोई ओ पॉइंट लिया, एक्सिस के ऊपर लिया, उस ओ पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना है, तुम बोलोगे सर आर वेक्टर ये रहा, वी वेक्टर ये रहा, ये ऊपर आ गया बाहर की तरफ। उसका कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस तुम्हें क्या देगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस दे देगा। मैंने क्या बोला, अबाउट अ पॉइंट निकाल लो, फिर उसका कंपोनेंट ले लो अलोंग द एक्सिस, तो तुम्हारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाता है अबाउट एन एक्सिस, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, वापस सुनो क्या बोला मैंने। क्या करना है, सबसे पहले कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लो, उसके बाद क्या करना होता था हमें, उसके बाद हमें आर क्रॉस वी करना होता था। आर क्रॉस वी किया तो मेरे पास डायरेक्शन आ गई एंगुलर मोमेंटम की इस तरफ, है ना, एंगुलर मोमेंटम आ गया इस तरफ, अबाउट पॉइंट ओ आया है, पॉइंट के अबाउट है। अगर मुझे एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करना है तो उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, अबाउट एन एक्सिस। जो कंपोनेंट आएगा वही अब इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम होगा पार्टिकल का। ये सब बातें तुम्हारी कोई काम की नहीं है, सिंपल तुम्हें ध्यान रखना है। अगर किसी बच्चे को जानना है कि 0 कैसे आया तो मैं बता देता हूँ। तुमने इस केस में देखा, कोई पॉइंट कंसिडर किया, आर क्रॉस वी किया, कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम आया बाहर की तरफ है, एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ आ गया है। एंगुलर मोमेंटम बाहर की तरफ आया तो उसका कंपोनेंट देखो, ये ऐसे है, एक्सिस तुम्हारी ऐसे है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बना, 90 डिग्री एंगल बना। देखो एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस वी करोगे तो ऐसा आएगा, एंगुलर मोमेंटम ऐसे है, एक्सिस ऐसे है, दोनों के बीच में कितना एंगल बना, 90 डिग्री बना। 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब है कि इसका कोई भी कंपोनेंट इसकी एक्सिस में नहीं आएगा, इसलिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस 0 आ रहा है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, कुछ बताने वाली बात ही नहीं है इसमें अब तो। यस, अब सेकंड केस देखो, और ये मुझे रिजल्ट डायरेक्ट याद करना है कि जब भी whenever the velocity is parallel to an axis about which the angular momentum is calculated, then the angular momentum will always be 0। ये लिख लेना कॉपी के अंदर। सेकंड केस भी मुझे डायरेक्टली ही याद रखना है, ठीक है। क्या है, when line of motion passes through an axis, then angular momentum will be 0 about an axis। ये मेरी एक्सिस हो गई, ठीक है। यस बेटा, ये एक्सिस हो गई, और इस मुझे वेलोसिटी, कहीं पे भी पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो, इस तरीके से मानिए कि लाइन ऑफ मोशन इस एक्सिस से पास करे। तो मैं मान लेता हूँ, कहीं भी मान लो यार, ऐसे मान लेते हैं एक बार के लिए, है ना। यस, ये लाइन ऑफ मोशन कैसे ड्रॉ करूँगा, तुम बोलोगे सर ऐसे ड्रॉ करो।
ये मोशन वाली डायरेक्शन हो गई तो लाइन ऑफ मोशन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी, ये लाइन ऑफ मोशन। ठीक है, ये मेरी LOM हो गई, लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन क्या एक्सिस से पास हो रही है, जिसके अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। यस बेटा, तो अगर लाइन ऑफ मोशन एक्सिस से पास हो जाएगी तो डेफिनेटली मेरा एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, अबाउट एन एक्सिस 0 हो जाएगा। बस यही बात मैंने लिखी है ना। और जिस तरीके से पॉइंट के अबाउट भी 0 आएगा, इसमें तो अगर मैं O पॉइंट लूँगा तो इस O पॉइंट के अबाउट भी क्या आएगा, 0 आएगा। ये बात तुमने करी थी कि लाइन ऑफ मोशन अगर किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो उस पॉइंट के अबाउट भी एंगुलर मोमेंटम 0 आने वाला है। और साथ के साथ एक्सिस के अबाउट भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, ये याद रखना है कि अगर लाइन ऑफ मोशन एक्सिस से पास कर जाए तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, मेरा एंगुलर मोमेंटम 0 आने वाला है। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो वेलोसिटी ऐसे लूँगा, ऐसे लूँगा, बिल्कुल ले लो बच्चे। अब इसका लाइन ऑफ मोशन बना लो, बना लेते हैं यार। ये लो, ये लाइन ऑफ मोशन हो गई। जब लाइन ऑफ मोशन बनाऊंगा तो कहाँ से पास हो रहा है, इस एक्सिस से पास हो रहा है। लाइन ऑफ मोशन इधर इस एक्सिस से पास हो रही है, इसका मतलब इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस भी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, कुछ और लेना है, और लेने की इच्छा है, ऐसे ले लो। यस, यहाँ से भी कितना आएगा, एंगुलर मोमेंटम 0 आएगा। अब तो क्लियर हो गई होगी बात ना। ये 2 केसेस हो गए जब एंगुलर मोमेंटम 0 आने वाला है। केस थर्ड देखते हैं, स्क्यू लाइंस वाला। ठीक है, बिल्कुल एनालॉजी से हम लोग चल रहे हैं, जैसे टॉर्क में 3 केसेस पढ़े थे वैसे ही यहाँ पे पढ़ा है। तीसरा केस देखो, है ना। ज़्यादा दिमाग की लगाने की जरूरत भी है नहीं, तुम्हें सिर्फ केसेस याद रखने हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सवाल इसी से सॉल्व हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है। केस थर्ड देखो, केस थर्ड, व्हेन मार्कर चेंज कर लेते हैं, when line of motion is perpendicular to the axis but not intersecting with each other, not intersecting to each other। ठीक है, बना लेते हैं लाइन। लाइन ऑफ, ये मेरी एक्सिस हो गई। ठीक है, यस, वो बोल रहा है कि लाइन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस बट नॉट इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। हमें क्या करना है, देखो अगर कोई बच्चा बोले कि परपेंडिकुलर ही लेनी है तो परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो सकती है। कैसे, यस, ये मेरी लाइन ऑफ मोशन हो गई और ये मेरी एक्सिस हो गई। यस, क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं बेटा। देखो ये मेरी लाइन ऑफ एक्शन, ये मेरी एक्सिस, ये लाइन ऑफ मोशन, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या ये इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, बिल्कुल गलत केस लिया है। इसमें तो 0 हो जाएगी, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा क्योंकि लाइन ऑफ मोशन इससे पास हो रही है। हम बात कर रहे हैं इस तरीके से इंटरसेक्ट करनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, बट नॉट इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। परपेंडिकुलर हो लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करे। इसका मतलब क्या है कि अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा है, सॉरी ऐसे चल रहा है पार्टिकल, कैसे बनाया, यस, पार्टिकल ऐसे चल रहा है ना। अगर ऐसे चलेगा तो इंटरसेक्ट कर जाएगा, दोनों एक दूसरे क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। पार्टिकल ऐसे चल रहा है और ये मेरी एक्सिस है, दोनों परपेंडिकुलर हो गए लेकिन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस केस में देखो लाइन ऑफ मोशन जो है वो इंटरसेक्ट कर जाएगी। पार्टिकल अगर ऐसे भी जा रहा है तो ये मेरी एक्सिस है तो इससे इंटरसेक्ट कर जाएगी लाइन ऑफ मोशन। अगर ऐसे मानोगे तो भी इंटरसेक्ट कर जाएगी। मुझे ऐसे परपेंडिकुलर बनाना है सो डैट वो इंटरसेक्ट नहीं करे। क्या इंटरसेक्ट नहीं करे, एक्सिस ऑफ लाइन और मोशन दोनों इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए एक दूसरे से। ऐसे कंसिडर कर लूँ, देखो ये मेरा मोशन, लाइन ऑफ मोशन हो गया और ये मेरी क्या हो गई बेटा, ये मेरी एक्सिस हो गई, है ना। ये मेरी एक्सिस हो गई जिसके अबाउट मुझे कैलकुलेट करना है। ये मेरी लाइन ऑफ मोशन, एक दूसरे से कितना एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है। और जब भी परपेंडिकुलर बनेगा बट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, देखो लाइन ऑफ मोशन ये रही और ये मेरी एक्सिस हो गई। दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। देखो ये देखो 90 डिग्री बना रहे हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यस, इस केस को हम लोग बोलते हैं स्क्यू लाइंस। जब भी लाइंस ऐसे दिख जाए तो मैं स्क्यू लाइंस है, तो बेसिकली इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ स्क्यू लाइंस।
ठीक है, यस यस। कैसे मानते हैं? मैं वेलोसिटी को ऐसे मान लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अंदर की तरफ है, लाइन ऑफ मोशन अंदर की तरफ है। ठीक है, लाइन ऑफ मोशन अंदर की तरफ, एक्सिस ये रही, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, एक दूसरे से स्क्यू लाइंस बना रहा है, यस, दोनों लाइंस जो है स्क्यू लाइंस है, ये वाली और ये वाली स्क्यू लाइंस है। अब क्या करना है हमें? हमें तो कैलकुलेट करना है एंगुलर मोमेंटम। इस केस के लिए एंगुलर मोमेंटम सिंपल डायरेक्टली याद करना है। सिंपल एक्सिस से क्या करना है हमें? एक परपेंडिकुलर डालना है, एक्सिस से परपेंडिकुलर डालो इसके ऊपर, सिंपल एक परपेंडिकुलर डाल दो, आर परपेंडिकुलर। ठीक है, आर परपेंडिकुलर डाल दो तो तुम्हारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, यस, आर एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर। एक्सिस के अबाउट बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, एक्सिस और पार्टिकल के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस बेटा, नोट करें। यस बेटा, यहाँ तक तो हमने बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो हमने केस देखे, ये बेसिकली केस देखे जब पार्टिकल का हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना हो किसी एक्सिस के अबाउट। अब हम लोग किसी कोई रिजिड बॉडी कंसिडर करने वाले हैं, रिजिड बॉडी बोले तो कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कंसिडर करने वाला है, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की वजह से किसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। अभी तक देखो तुमने ऑब्जर्व किया होगा, जितने भी मासेस लिए सब पॉइंट मासेस लिए, है ना। तो एक बॉडी में तो बहुत सारे पॉइंट मासेस से मिलकर बनती है बॉडी, तो उसके कारण एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी एक्सिस का वो देखें, है ना। यस बेटा, करते हैं। ये रिजल्ट ध्यान रखना कि स्क्यू लाइन से, स्क्यू लाइन और एक्सिस के बीच की आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, चाहो तो लिख लो, मैंने लिखवाया नहीं है। आर इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ मोशन एंड एक्सिस। ठीक है, यस। कोई बच्चा बोलेगी मान लो कि पार्टिकल बाहर की तरफ निकल रहा है, उस केस में भी मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा। लाइन ऑफ मोशन, मान लो पार्टिकल बाहर की तरफ आ रहा है ना, इस प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है, और लाइन ऑफ एक्सिस ये है, तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अगेन लेट्स से आर परपेंडिकुलर है, तो एंगुलर मोमेंटम इतना ही आ जाएगा। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, मुझे याद रखना है। यस, आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हम लोग। यस बेटा, अभी तक तो हमने, है ना, किसी पॉइंट मास की वजह से किसी एक्सिस के अबाउट या किसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सीखा। अब हम लोग, है ना, एक रिजिड बॉडी ले रहे हैं, यानी कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, वो डेफिनेटली उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, उसके कारण हम किसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि एक बॉडी हमारे पास है, पहले एक बॉडी अज्यूम कर लेते हैं आर्बिट्री शेप की, येलो, ये बॉडी हो गई, और ये बॉडी जो है वो किसी एक्सिस के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है। मैं अगेन रिपीटिंग, केवल और केवल घूम रही है, वह ट्रांसलेटरी मोशन इसके पास नहीं है। दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग प्योर ट्रांसलेटरी मोशन अबाउट दिस एक्सिस। लेट्स से इसकी नेमिंग कर लेते हैं कि ये ए है और ये बेटा बी है ना, और ये किसी एक्सिस के अबाउट, लेट्स से कि इस पे हम लोग कुछ सारे पार्टिकल्स लेते हैं, m1 m2 है ना, m3, कहीं पे भी ले लो यार, m3 यहाँ पे ले लेते हैं। और ये पार्टिकल्स जो है, बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी, मैंने 2-3 पार्टिकल्स ही लिए हैं सो डैट मैं तुम्हें समझा सकूँ। देखो ये पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे इस एक्सिस के अबाउट? ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। अच्छा, ये वाला पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। सारे पार्टिकल्स इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहे होंगे। ये बॉडी जो है इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा स्पीड से इस तरीके से घूम रही है। तो पार्टिकल्स भी क्या कर रहे होंगे? सर्कुलर पाथ पे घूम रहे होंगे कुछ इस तरीके से, है ना। यस, तो ये वाला पार्टिकल अगर किसी इंस्टेंट पे देखूंगा तो ये वाला पार्टिकल अंदर जा रहा होगा, तो यहाँ पे क्रॉस बना देता हूँ। वेलोसिटी ये रही वेलोसिटी। क्या हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी कि अलग अलग होगी? यार पहले ही बताई थी ये बात कि हर पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे अलग अलग होगी। एंगुलर वेलोसिटी हर पार्टिकल की सेम होगी, लेकिन वेलोसिटीज़ अलग अलग क्यों होगी? सेम टाइम में सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहे हैं।
अगर ये पार्टिकल अगर टी टाइम में सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है तो ये भी टी टाइम में ही कवर करेगा, ये भी घूमकर एक चक्कर के बाद उसी पोजीशन पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई बड़ा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, कोई छोटा सर्कल कंप्लीट कर रहा है ना, तो डेफिनेटली बड़ा सर्कल उतने ही टाइम में, सबको सेम टाइम लग रहा है चक्कर लगाने में, तो सेम टाइम में अगर बड़ा सर्कल कंप्लीट करना है तो पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर छोटा सर्कल कंप्लीट करना है तो उस पार्टिकल की स्पीड कम होनी चाहिए। कहने का मतलब हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है ना, एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम है। अब हम लोग वेलोसिटी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट्स से ये वेलोसिटी इसकी v1 है ना, और ये पार्टिकल जो है, ये जो है पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल भी अंदर जा रहा होगा v2 से, ये वाला पार्टिकल हम लोग ले लेते हैं m3, ये बाहर आएगा। जब ये बॉडी ऐसे घूम रही होगी तो ये वाला पार्टिकल बाहर आ रहा होगा, ये वाले पार्टिकल्स अंदर जा रहे होंगे, तो मान लेते हैं ये पार्टिकल बाहर आ रहा है, वेलोसिटी उस टाइम में v3। रेडियस रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कितनी रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है, देख पा रहे हो r1, ये पार्टिकल r2 रेडियस पे, और इसको बोल देते हैं ये r3 रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है, ठीक है। मुझे इन पार्टिकल्स के कारण पहले मैं एक एक कर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लेता हूँ। एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल देखो, है ना, फिर हम लोग इन सभी के अगर एंगुलर मोमेंटम को जोड़ देंगे तो बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, सिंपल। तो इस पार्टिकल का एक एक कर हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो इन वो जो 3 केसेस पड़े थे उनमें से ही एक केस अप्लाई हो रहा होगा यहाँ पे। ये देखो, ये मेरी एक्सिस, ये मेरी वेलोसिटी, क्या स्क्यू लाइन्स है? यस बेटा। देखो पार्टिकल का मोशन, लाइन ऑफ मोशन ये रही और एक्सिस ये रही, दोनों परपेंडिकुलर है और इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, स्क्यू लाइन्स वाला केस बन रहा है ना। स्क्यू लाइन्स वाला केस बन रहा है तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये रही और ये लाइन ऑफ मोशन, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी? r1। तो मैंने बोला m मास है m1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r1 इनटू वेलोसिटी कितनी ली? v1, ठीक है। यस, बहुत सिंपल है। किस डायरेक्शन में आएगा? एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। डायरेक्शन यार हम जानते हैं, r क्रॉस v करेंगे, r वेक्टर ये रहा, v वेक्टर ये रहा, कहाँ आया? ऊपर की तरफ आया। ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं बोलता हूँ n कैप। क्या बोल रहा हूँ? n कैप डायरेक्शन बोल रहा हूँ, है ना। तो n कैप आ गया, ठीक है। r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, ऊपर की तरफ n कैप आ गया। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरीके से यस, हम लोग v1 को भी लिख सकते हैं, v1 इक्वल्स टू r ओमेगा, r1 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ये वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी टर्म से लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू r ओमेगा हम पढ़े सर्कुलर मोशन में, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ m1 इंटू r1 ओमेगा इंटू n कैप। तो ये हो गया m1 r1 स्क्वायर ओमेगा n कैप आ गया। ये तो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। इसी तरीके से सेकेंड वाला पार्टिकल देखो, सेकेंड वाला पार्टिकल भी क्या कर रहा है? r क्रॉस v, डायरेक्शन तो सेम है, r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, डायरेक्शन वही आने वाली है n कैप। वही मैं m इंटू r परपेंडिकुलर कितना है? स्क्यू लाइन्स बन रही है क्या? यस, ये एक्सिस, ये रही लाइन ऑफ मोशन, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2 है, r2 इंटू v2 का है अंदर की तरफ, v2 की जगह क्या लिख दूंगा? r2 ओमेगा, तो ये हो जाएगा r2 स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। डायरेक्शन n कैप मैंने बता ही दी है। थर्ड वाले पार्टिकल की बात कर लेते हैं। थर्ड वाला पार्टिकल ये रहा बेटा, ये वाला पार्टिकल बाहर आ रहा है, तो r अगेन लाइन ऑफ मोशन देखो ये रही और ये मेरी एक्सिस, दोनों एक दूसरे से स्क्यू है, परपेंडिकुलर है बट इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी? r3 है, तो आंसर आ जाएगा m3 r3 स्क्वायर इंटू ओमेगा। डायरेक्शन देखो, लाइन r वेक्टर ये रहा, लाइन ऑफ मोशन बाहर की तरफ, वेलोसिटी बाहर की तरफ है, कहाँ ये डायरेक्शन? अगेन ओमेगा की डायरेक्शन में आई, तो n कैप। ओहो, इस तरीके से सारे पार्टिकल्स की डायरेक्शन में देख पा रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हुए, हर एक पार्टिकल की डायरेक्शन जो है वो सेम आ रही है। ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि वेलोसिटी, ये जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है वो इस ओमेगा की डायरेक्शन में ही आने वाली है।
अब मुझे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो मैं पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम को जोड़ देता हूं तो बॉडी का मोमेंटम आ जाएगा। यस बेटा, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी कितना होगा? तुम बोलोगे सर एंगुलर मोमेंटम विल बी द अबाउट एन एक्सिस, कौन सी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं? ए बी के अबाउट, विल बी द सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल अबाउट ए बी, फिर सेकेंड वाले का अबाउट ए बी, फिर थर्ड वाले का अबाउट ए बी, सबको जोड़ते जाते हैं, मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं एक बार के लिए। तो देखो वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, m1r1 ओमेगा, डायरेक्शन एक साथ लिख देंगे, बाहर कॉमन लेके m2r2 ओमेगा प्लस m3r3 ओमेगा प्लस डैश 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 डैश। यस, बाहर क्या ले लेते हैं? एन कैप ले लेते हैं। ठीक है, यस। अब तो यार आसान काम हो ही गया हमारे लिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। ओमेगा इंटू एन कैप, देखो मैं इसको है ना ऐसा लिख सकता हूँ, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डैश 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 डैश। ठीक है, इंटू क्या करेंगे? ओमेगा एन कैप कर देते हैं। ठीक है, ओमेगा एन कैप का मतलब क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा तो मैग्नीट्यूड हो गया, एन कैप डायरेक्शन हो गई। देखो ओमेगा की डायरेक्शन भी तो यही आएगी। ठीक है, ओमेगा की डायरेक्शन भी तो यही है, ओमेगा भी एक एक्सियल वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन भी हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे उसकी डायरेक्शन भी ये आएगी। तो ओमेगा तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन उसकी एन कैप हो गई, तो ये हो जाएगा मेरे पास, यस ये मेरे पास हो गया, इसको मैं बोल सकता हूँ ओमेगा वेक्टर। ठीक है, यस। और ये पूरा बेसिकली क्या है? ये है मेरा इनर्शिया। देखो m1 पार्टिकल का इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट m1 इंटू r1 मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, m2 इंटू r2 मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। बेसिकली ये क्या है? ये बेसिकली इस पूरी बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मैं ये इसको क्या लिख देता हूँ? इसको I लिख देता हूँ। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया? एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस ए बी विल बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस ए बी इंटू ओमेगा। ठीक है, यस बेटा, ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देख पा रहा हूँ कि जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी आएगी उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, डायरेक्शन इससे डिफाइन हो रही है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस एक्सिस के अबाउट मैंने देख लेना, जिस एक्सिस के अबाउट हमने कैलकुलेट किया उसी एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कैलकुलेट करना होगा। इस बात को मैं एनालॉजी से भी बोल सकता था, स्टार्टिंग में ही बोल सकता था। कैसे? तुम बोलोगे मैंने बताया था कि कोई m मास का पार्टिकल है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो लीनियर मोमेंटम हमारे पास आएगा मास इनटू वेलोसिटी दिस। ठीक है, उसी तरीके से अगर किसी एक्सिस के अबाउट कोई m मास का पार्टिकल घूम रहा है, ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा? तो एनालॉजी से बोल सकता हूँ मोमेंटम को रिप्लेस करेंगे अगर एंगुलर मोमेंटम से, तो मास को रिप्लेस करते हैं इनर्शिया से, वेलोसिटी को रिप्लेस कर देंगे एंगुलर वेलोसिटी से। तो देख पा रहा हूँ अगेन वही फॉर्मूला आ गया। तो अगर कोई पार्टिकल ओमेगा स्पीड से किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू I ओमेगा आएगा। ठीक है, इस तरीके से एनालॉजी से भी मैं बोल सकता था। यस बेटा, ये तो बात हो गई डेरिवेशन की। हमने देखा कि किस तरीके से स्क्यू लाइंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना। स्क्यू लाइंस वाला किस तरीके से डायरेक्शन हमने कैलकुलेट करी, इनर्शिया की ओमेगा की डायरेक्शन और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे ही सेम, वो भी हमने समझा यहाँ से। यस बेटा, अब मैं इसको है ना काइनेटिक एनर्जी से भी रिलेट कर सकता हूँ। याद है हमने रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सर p²/2m क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, यस। तो चाहो तो मैं रिलेट कर देता हूँ इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी से। तो देखो रिलेशन बिटवीन, लिख लें, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम। जिस तरीके से काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है, क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m होता है। उसी तरीके से मैं इसके लिए भी लिख सकता हूँ। देखो कैसे लिखेंगे। हम ये जानते हैं
अगर कोई बॉडी है ना, ये बॉडी मान लो, और किसी एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है, लेट से ओमेगा इस एंगुलर स्पीड से घूम रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी तो मैं बहुत अच्छे से लिखना जानता हूँ, पहले ही हमने सीख ली थी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर सीख ली थी। अरे सीखी थी कि नहीं सीखी थी, याद करो। तो इसको मैं एंगुलर मोमेंटम से रिलेट करना चाह रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम मैं जानता हूँ एल वेक्टर इक्वल्स टू आई ओमेगा वेक्टर। क्या दोनों को रिलेट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। देखो कैसे रिलेट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू आई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, आई से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर पहले से है, और आई से डिवाइड भी किया। इस एक्सप्रेशन को आई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आई से डिवाइड कर रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर लिख देता हूँ अपॉन आई हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी यस इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन 2i आ गया। देखो 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 देखो, जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है क्या? बिल्कुल लगना चाहिए बेटा। पी स्क्वायर अपॉन 2m है, उसी तरीके से एल स्क्वायर अपॉन 2i है। लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन में हमने पढ़ा था पी स्क्वायर अपॉन 2m। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट करी थी स्टार्टिंग में, हाइफ ओमेगा स्क्वायर होती है, तो उसी को हमने रिलेट किया एंगुलर मोमेंटम से, है ना। तो चाहो तो ऐसा लिख सकते हो के आई इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन 2i आ गया। यस, ये हमें ध्यान रखना है। जिस तरीके से ट्रांसलेटरी मोशन में काइनेटिक एनर्जी में फॉर्मूला पढ़ा था पी स्क्वायर अपॉन 2m, उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है। यस, नोट करें बेटा, इसको नोट करें। यस बेटा, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, काइनेटिक एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर गिवन फिगर हमें फाइंड आउट करना है। देखो हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, वो बेसिक फॉर्मूला वो हमें याद है, क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन 2i। हमारे पास अगर लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम और इनर्शिया आ जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। ये हमें एक डिस्क दे रखी है, क्या दे रखी है? एक डिस्क दे रखी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के बाद हमें निकालना पड़ेगा पहले। फिर क्या करना पड़ेगा? आई निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोगों के पास एल आ जाएगा, एल से काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। तो देखो एंगुलर वेलोसिटी हमें ओमेगा दे रखी है, मास m दे रखा है, रेडियस r दे रखा है। तो इस एक्सिस के अबाउट तो मैं जानता हूँ कितना होता है, याद करो याद करो याद करो। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो कितना होता है? इस एक्सिस के अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2 होगा। डिस्क है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर इससे एम डी डिस्टेंस पैरेलल, इस एक्सिस के ही पैरेलल डी डिस्टेंस दूर अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या बोल दूंगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैं ऐसा बोल दूंगा, I इज इक्वल्स टू ICOM प्लस MD स्क्वायर। ICOM कितना है? MR स्क्वायर बाय 2 प्लस MD स्क्वायर। D इज द सेपरेशन, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है, कितना है? R है, ठीक है। तो MR स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 3MR स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। ये इनर्शिया आ गया। इनर्शिया मेरे पास आ चुका है, एंगुलर मोमेंटम निकाल सकता हूँ L इक्वल्स टू आई ओमेगा, ठीक है। यस, इसको यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 3MR स्क्वायर बाय 2 ओमेगा आ जाएगा। अब ये मेरे पास आ गया है एंगुलर मोमेंटम, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दूंगा, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इसका स्क्वायर इनटू डिवाइडेड बाय दिस। यस, नोट करें बेटा इसको, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमें ओमेगा दे रखा है, तो ये फॉर्म की जगह मैं ये वाली फॉर्म यूज़ करूँगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ जाएगी, बार बार कैलकुलेशन क्यों करें? इनर्शिया कितना है? इनर्शिया निकाल लिया है,
3/2 mr स्क्वायर, है ना, इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। कितना आ जाएगा? 3/4 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी कर सकते हैं क्या? यस, इसका भी अगेन ये भी डिस्क है, डिस्क है ना यार, डिस्क है तो कर सकते हैं। यस, याद करो अलोंग द डायमीटर, ठीक है, अलोंग इट्स प्लेन अगर कोई एक्सिस है तो उस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? याद करो, याद करो। इस एक्सिस के अबाउट हमने निकाला था mr²/4। कैसे निकाला था याद दिलाऊं? मैंने निकाला था यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो mr²/4 हो गया इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? तो मैं r² ऐड कर दूंगा इसमें, ठीक है, mr²। तो ये i इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा, ठीक है। यस, तो i मेरे पास आ जाएगा, i मेरे पास आ जाएगा, i = 5/4 mr² हो जाएगा, ठीक है। i आ गया तो l निकाल सकता है, l = i ओमेगा हो जाएगा। i कितना है? 5/4 mr² इंटू क्या कर देंगे? ओमेगा कर देंगे, तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। यस बेटा, अब काइनेटिक एनर्जी निकालनी। काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक L²/2 है, एक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सेकेंड वाला लगाना ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है, लगा लो, है ना। हाफ आई कितना है? 5/4 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर कर दो। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। यस बेटा, हाँ, डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? जिस डायरेक्शन की चर्चा तो करी नहीं, जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हो जाएगी। यस बेटा, ये तो हमारी चर्चा हो गई एंगुलर मोमेंटम के बारे में, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट ए पॉइंट, साथ के साथ फिर रिजिड प्योर रोटेशनल मोशन अगर कोई बॉडी कर रही है तो उस बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम वो सीखा। फिर उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सीखी निकालना। यस बेटा, आज की क्लास में हमने काफ़ी कुछ चर्चा कर ली एंगुलर मोमेंटम के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, है ना। यस बच्चे, थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड हैव अ नाइस डे।